है ना, और जो काला जीरा, और इसीलिए करी दो दो कन्वर्जन होते हैं क्रिएट दीदी, होगा। नॉर्मल जीरा और शाहजीरा दो होते हैं अलग उसमें भी। हाँ, तो ये इसीलिए मैंने नेट पे सर्च करके उसको क्लियर किया, है ना, क्योंकि मुझे भी यही मालूम था कि ये दोनों सेम होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है, विजिबल है? थम्स अप करके मुझे कोई भी बता दें। शिल्पी जी, आप विजिबल हैं? हाँ दीदी हो रही है। ओके, तो हम अब आगे बढ़ेंगे, और हम स्पाइसेस यूज करते हैं, इसमें हम धनिया, इसका थेरेपेटिक यूज देखेंगे। तो आप देखेंगे कि जो डेली का खाना है उसमें हम धनिया को कई तरह से यूज करते हैं। उसका पाउडर फॉर्म में भी यूज करते हैं, उसके सीड्स को भी यूज करते हैं, और ग्रीन हरा धनिया भी यूज करते हैं। तो डेली की जो हमारी रूटीन है, कुकिंग है, उसमें ये हरा धनिया, सीड्स और पाउडर, ये तीनों फॉर्म में धनिया का यूज होता है। अब ये जो धनिया है ये हर्ब भी माना जाता है, ये हर्ब की कैटेगरी में आता है, और इसमें हरी धनिया होती है वो भी हर्ब की कैटेगरी में आती है। इसके बीज होते हैं, उनका भी चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, और साथ ही पाउडर का भी। और ये बहुत लंबे समय से ये चिकित्सा में यूज हो रही है। और इसका जो पौधा होता है उसकी अपनी एक विशिष्ट तरह की सुगंध होती है, एक स्मेल होती है जो खाने को उस सुगंध से भर देती है। साथ ही ये आयरन रिच होती है, तो ये बॉडी में आयरन की कमी को भी पूरी करती है। तो ये जो धनिया है, ये हरी धनिया इस तरह से दिखता है, और ये अजमोद इसकी स्पीशीज है, और ये जड़ी बूटी कैटेगरी में है। इसमें मोस्टली छोटे छोटे फूल लगते हैं, जो बाद में इसके बीज होते हैं, ये गोल होते हैं और उन पर धारियां होती हैं। इसका उपयोग जो है वो कुकिंग में किया जाता है, और जो भी करी बनाते हैं, सालसा बनाते हैं, सूप, सब्जियां, पुलाव, इन सारी चीजों में इसकी हरी जो पत्तियां होती हैं उसका यूज करते हैं। और जो बीज होते हैं उनको या तो साबुत कई चीजों में यूज करते हैं, और कई चीजों में उसको पीस के पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका जो औषधीय गुण है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो क्या क्या है इसकी? एक तो ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं उसमें इसको आयुर्वेद में यूज किया जाता है, और साथ ही इसके पोटेंशियल बेनिफिट क्या क्या होते हैं? ये डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल होती है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती है, और This call is now taking notes. एंटी This call is now being transcribed. और इसमें एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टीज भी रहती है, और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसमें एक स्मेल होती है जिसकी सुगंध के होने के कारण इसका उपयोग बहुत सारे ऑयल और कॉस्मेटिक में भी किया जाता है। और ये हेल्थ बेनिफिट इसके क्या है कि जो हरा धनिया होता है वो आंखों के लिए आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। बॉडी को ये डिटॉक्स करता है, बॉडी में जितने हैवी मेटल्स होते हैं उनको बॉडी से रिमूव कर देता है। इसके बाद ये जो फूड पॉइजनिंग होती है उसमें ये उसके अगेंस्ट लड़ता है और बॉडी को सेव करता है। हार्ट डिजीज को ये प्रिवेंट करता है। मेंस्ट्रुअल को, यानी जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसको रेगुलेट करता है, और नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। अब धनिया की जो फाइटोकेमिस्ट्री है वो क्या है? तो इसमें ऑयल्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, फेनोलिक एसिटिक एसिड होता है, और फैटी एसिड्स होते हैं, टेरापेनॉइड्स कंपाउंड्स होते हैं। तो इस तरह के इसमें फाइटोकेमिकल जो है वो बहुत सारे पाए जाते हैं, और जिनको फेनोलिक कंपाउंड या फ्लेवोनॉइड या टेरापेनॉइड्स कहते हैं। और इसमें इसके अलावा जो ऑयल के एलिमेंट्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? लिनालुल और कैरोटीन, ये एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि इसमें मिलते हैं। और इसमें बीटा के कंपाउंड, कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं बीटा कंपाउंड, वो इसमें
पाए जाते हैं। तो यहाँ पर नीचे पिक्चर में देखें कि ये इसके जो स्पेसिफिक हो गए वो बार्नियोल, लिनानुल और पी साइमिन, ये इसके कंपाउंड्स मेनली इसकी फाइटोकेमिस्ट्री में पाए जाते हैं। अब इसमें जो ऑयल पाए जाते हैं, हाँ, इसमें जो ऑयल पाए जाते हैं उनमें अभी हमने जो पहले देखे थे ऑयल कि लिनानुल, कैम्फोर और जिरेनियल, ये ऑयल्स इसमें पाए जाते हैं। कुछ इसमें फ्लेवर्स पाए जाते हैं जिसके कारण इसमें एक स्पेसिफिक गंध आती है। फिर फेनोटिक एसिड्स पाए जाते हैं जिसमें कि फेरोलिक एसिड पाया जाता है और गैलिक एसिड पाया जाता है, साथ ही साथ कैफिनिक एसिड इसमें पाया जाता है। फैटी एसिड्स इसमें पाए जाते हैं बहुत सारे, और टेनापोनाइड्स भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कैरोटेनॉइड्स भी इसमें पाए जाते हैं, बीटा फॉर्म में, बीटा कैरोटेनिन के फॉर्म में इसमें पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये सेम चीज हिंदी में है। अब ये जो धनिया दीदी हिंदी वाली स्लाइड एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, मतलब हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लीजिए इसका शॉट। इसमें जो आवश्यक तेल हैं वो पाए जाते हैं, फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, फेनोलिक एसिड्स पाए जाते हैं, फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, टेरापेनॉइड्स पाए जाते हैं और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। अब इसमें इसका एक मेन यूज होता है, किसी का माइक अनम्यूट है, चेक कर लें एक बार, म्यूट कर लें। अब ये जो इसका सबसे एक बहुत फेमस रेसिपी है जो कि बहुत ही रिच मानी जाती है, ये होता है जो जन्माष्टमी के समय धनिया पंजीरी बनाई जाती है। तो ये जो धनिया पंजीरी बनाई जाती है ये मोस्टली गेहूं के आटे को बहुत अच्छी तरह से सेक लिया जाता है और उसमें धनिये का पाउडर मिलाया जाता है और उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं। तो जब ये धनिया पंजीरी बनती है तो इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं और ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फिर इसके जो सीड्स होते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा वो ग्रीन जो लीव्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा, और इनकी जो सीड्स होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होते हैं। हालांकि आप चाहे लीव्स के रूप में लें चाहे सीड्स के रूप में लें, इसके कंटेंट लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा ही कुछ चेंज होता है। तो बस फर्क क्या होता है कि जैसे जो ग्रीन लीव्स है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होगा, लेकिन जहां पर ड्राई पाउडर है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो जाएगा, प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसी तरह से जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा लगभग 92% पानी होता है, लेकिन जब ये ड्राई में आ जाता है तो इसमें ये जो पानी की क्वांटिटी है ये लगभग बहुत ही कम हो जाती है, एक बहुत ही कम वैल्यू में रह जाती है। तो जो ताजा हरा धनिया अगर हम देखें तो अगर उसमें 100 ग्राम का हम देखें तो उसमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 92% उसमें वाटर होगा, 4% कार्बोहाइड्रेट, 2% प्रोटीन और 1% से कम फैट होगा। और अगर इसकी कैलोरी हम देखें तो 3.68 कैलोरीज होगी, और ये कार्बोहाइड्रेट, और ये एक कप में दिए हैं, मतलब 16 ग्राम में जो क्वांटिटी होगी वो 3.68 कैलोरी होगी, 0.587 कार्बोहाइड्रेट होंगे, 0.341 प्रोटीन और 0.083 फैट। तो ये दोनों की अलग अलग क्वांटिटी है। फर्स्ट जो दिया है वो 100 ग्राम में उसकी क्वांटिटी दी है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, और जो सेकंड दिया है वो लगभग एक कप या 16 ग्राम में क्वांटिटी दी गई है। अब जब हम सूखे धनिया के फॉर्म में आते हैं तो अगर हम 100 ग्राम सूखा धनिया पाउडर लेते हैं तो उसमें 61% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 13% फैट और 26% प्रोटीन होते हैं। कैलोरी उसकी 279 कैलोरीज होती है। लेकिन अगर हम एक बड़ा चम्मच लेते हैं तो उसमें 29 कैलोरी होती है, 55% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 31% फैट होता है और 14% प्रोटीन होता है। तो इस तरह से ये
दोनों लिए गए हैं। अब ये अगर देखें तो एक जनरल है कि जो कोरिएंडर लीव होता है और कोरिएंडर सीड होते हैं, तो उसमें क्या क्या क्वांटिटी पाई जाती है, पानी की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, तो ये पूरा एक स्केल या एक इंडेक्स दिया गया है। अब जो कोरिएंडर सीड होता है, ये इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें आयरन होता है, विटामिन के होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है। तो चूंकि इसमें आयरन भी है, फास्फोरस भी है, तो अगर ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड से रिलेटेड चीजों से हम देखें तो ये ब्लड जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम है या जिसको हम बोलते हैं कि ब्लड की कमी हो गई है, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसीलिए जब प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंसी में आयरन की अधिक आवश्यकता होती है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि वो पर डे ग्रीन चटनी लें, अपने खाने में ग्रीन चटनी को ऐड करें, जिससे उनकी बॉडी में आयरन का जो कमी है वो पूर्ति होती जाए। फिर इसमें विटामिन सी रहता है, तो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करता है। फास्फोरस रहता है, तो ये बोन को सपोर्ट करता है। पोटेशियम रहता है, ये हाइपरटेंशन को सपोर्ट करता है, जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उनको ये हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों में की चिकित्सा में हेल्पफुल होता है। अब ये जो धनिया है, ये एक इसमें विटामिन के लिए बहुत अच्छा ये सोर्स है। विटामिन के का क्या काम होता है कि जब भी कहीं बॉडी में कट लगता है तो वहां से ब्लड का बहना शुरू हो जाता है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वहां पर ब्लड एक थक्का जैसा जमा लेता है, जिसको क्लॉट कहते हैं हम। तो अगर वो क्लॉट क्या काम करता है कि जो वेसल्स का फट गई है या कट गई है या लीक हो गई है और वहां से जो ब्लड ड्रेन आउट हो रहा है उसको रोक देना, जिससे बॉडी में ब्लड लॉस ना हो पाए। तो ये जो क्लॉट क्या करता है, उस पॉइंट के ऊपर जम जाता है और ब्लड को बाहर निकलने से रोक देता है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसीजर होती है, उसके लिए विटामिन के एक बहुत ही सपोर्टिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट विटामिन के ये क्लॉटिंग होना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें विटामिन के पाया जाता है, आयरन काफी पाया जाता है, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। तो इसके कारण से ये ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। और चूंकि विटामिन सी जो होता है वो इम्यूनिटी को तो बूस्ट अप करता ही है, साथ में डाइजेशन को भी बूस्ट करने में ये हेल्पफुल होता है। अब इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो विटामिन के, आयरन। विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है और बोन हेल्थ को मेंटेन करता है। आयरन, आयरन ब्लड आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है। कॉपर का ये बहुत अच्छा सोर्स है, और ये कॉपर का रोल होता है कि मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर बनाए रखना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और साथ ही इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है। विटामिन सी रिच होने से इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को और स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। फिर मैग्नीज इसमें पाया जाता है जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। एमिनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, इन सब का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मैग्नीज के द्वारा कंट्रोल होता है। फिर पोटेशियम जो है, ये पोटेशियम एक किसी भी फ्लूइड को बैलेंस करता है उसको। तो ये जो प्रॉपर हाइपरटेंशन जिनको होता है, हाई बीपी जिनको बोलते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। मैग्नीशियम, और ये मैग्नीशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कि मसल्स और नर्वस सिस्टम को
के फंक्शन को मैनेज करने में मैग्नीशियम का बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल होता है। फॉलेट्स, इसका हिंदी भी होगा, थोड़ी देर में हिंदी का कर देती हूँ। फॉलेट भी इसमें पाया जाता है। तो फॉलेट सेल की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से अगर देखे जाए तो इसका ओवरऑल बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उन फंक्शन को ये सपोर्ट भी करता है, रेगुलेट भी करता है और मेंटेन भी करता है। फिर अब हम इसके सीड्स में यदि देखें तो सीड्स में आयरन रहता है। आयरन क्या करेगा? ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करेगा, साथ ही आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, कैप्सल्स, उनको प्रोड्यूस करने में, उनको बनाने में हेल्प करता है। जिंक इसमें होता है, तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को कहीं भी अगर कोई घाव लग गया है तो उसको हील अप करने में, सेल डिवीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखिए कि जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज होती है और उसकी स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो उसको फॉलिक एसिड और जिंक जरूर दिया जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि उसके गर्भाशय में जो बेबी होते हैं उसके सेल डिविजन्स चलते रहते हैं, और जिंक जो है वो सेल डिवीजन के लिए एक बहुत आवश्यक मिनरल होता है। तो इसीलिए उन्हें फॉलिक एसिड और जिंक जरूर सपोर्टिंग दिया जाता है। फिर मैग्नीज बोन हेल्थ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। कॉपर एनर्जी को क्रिएट करता है और नर्वस सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं उसमें हेल्पफुल होता है। सेलेनियम एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और जो भी सेल्स में डैमेज होता है उनको सेल को डैमेज होने से बचाता है और उनको हील अप्स करता है। कैल्शियम बोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फास्फोरस, तो कैल्शियम और फास्फोरस साथ में मिलके बोन और टीथ को मजबूत बनाते हैं। तो ये जो हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे, ये हमने देखे धनिया सीड्स के, इसके पहले हमने देखे थे ग्रीन के। तो इस तरह से यदि हम देखें कि जो पाउडर है धनिया पाउडर, उसके क्या क्या बेनिफिट हो जाते हैं कि ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, गट हेल्थ को मेंटेन करता है, शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और ये पूरी बॉडी के वात और कफ को रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ ये और क्या करता है? अल्जाइमर को रोकता है, माउथ अल्सर को ट्रीट करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आंखों में होने वाली आई डिजीज बीमारियों को ये प्रिवेंट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं इसमें, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, एनीमिया को रोकता है, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हैं, पीरियड या से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये प्रिवेंट करता है, और ये कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल है उसको लो रखता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि इसके थेरेपेटिक यूजेस बहुत सारे हैं। अब ये जो धनिया का उपयोग है इसका चिकित्सा में बहुत लंबे समय से यूज हो रहा है, और आयुर्वेद में इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में यूज किया जाता है, साथ ही एंटी माइक्रोबाइल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इन 3 प्रॉपर्टी के लिए आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जाता है। डाइजेशन के हेल्थ को ये कैसे इम्प्रूव करता है कि ये जो इसका चूंकि एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, वो स्मेल भूख बढ़ाने, खाना खाने की जो इच्छा है वो प्रेरित करती है इसकी सुगंध, और साथ ही ये भूख बढ़ाने के लिए स्टिमुलेट करता है। फिर जो इनडाइजेशन या ब्लॉटिंग है उनसे ये राहत दिलाता है। अगर डायरिया है कि मान लीजिए लूज मोशन हो रहे हैं तो उसमें ये एंटी डायरियल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, और ये लूज मोशन और जो इंटेस्टाइन में क्रैम्स आ रहे हैं उनको रोकने में हेल्प करता है। उसी तरह से नौशिया, कि अगर नौशिया हो रहा है तो उसमें उसका इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को ये कैसे मैनेज करता है? जब इसका डेली सेवन किया जाता है
तो ये मेटाबॉलिज्म हेल्थ को कंट्रोल करता है, जिससे कि ब्लड में शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही मैनेज होते हैं। डायबिटीज में ये बहुत हेल्पफुल है। जब इसके बीज जो रहते हैं धनिया के, ये बॉडी की जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको इम्प्रूव करता है, जिससे कि ब्लड में शुगर की क्वांटिटी कम हो जाती है। इसमें जो बीज होते हैं, इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल को असर नहीं करते हैं, कुछ भी उस पर इफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन जो एलडीएल है मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी क्वांटिटी को कम करता है ये, जिससे हार्ट हेल्थ बढ़ती है और जो हार्ट रिस्क है वो कम होती है। साथ ही ये एक बीपी में भी, बीपी कंट्रोल में ये बहुत हेल्पफुल है। ये नेचुरल डायूरेटिक होता है और इसके कारण, ये लैक्सेटिव नेचर होने के कारण यूरिन अधिक पास होती है, तो जितना अतिरिक्त सोडियम होता है वो बाहर निकल जाता है और हाई बीपी लो हो जाता है। तो इस तरह से ये रक्तचाप को या ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में हेल्प करता है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीफ। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी का तो है कि जहां भी शरीर में दर्द या सूजन है तो उसमें ये लेना बहुत ही हेल्पफुल होता है। आर्थराइटिस, रूमेटाइटिस, इन दोनों में इसमें जो लिनोलिक एसिड होता है और सिनेऑल होता है, ये दोनों ही एंटी आर्थराइटिस और एंटी रूमेटिक प्रॉपर्टीज माने जाते हैं। तो ये लेने से जो इनके कारण जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट्स पेन होता है, वो कम होने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ यदि स्किन में किसी तरह की स्वेलिंग है, इरिटेशन है या रेड स्किन है, तो वो सारी भी कम करने के लिए इसको बाहर से भी हम स्किन पर लगा सकते हैं और इसका सेवन भी कर सकते हैं। अब इसके कुछ और भी उपाय हैं, वो क्या है? एनीमिया से बचाव। चूंकि इसमें आयरन पाया जाता है, तो ये एनीमिया, जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें ब्लड की कमी होती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। इम्यूनिटी सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, क्योंकि ये रिच ऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, और जो ये दोनों तीनों चीजें ही इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर देते हैं। फिर ये डायूरेटिक एंड डाइटॉक्सिफिकेशन एजेंट है। ये जब भी ये चिकित्सा के रूप में इसको लेते हैं तो ये यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, और वो बढ़ने के कारण शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। साथ ही शरीर का जो अतिरिक्त पानी होता है, जिसके कारण वाटर एडिमा जैसी प्रॉब्लम शुरू होती है, वो भी बाहर निकल जाता है। ओरल हेल्थ, तो ये एंटीसेप्टिक है, कंपाउंड है, और ये मुंह के जैसे मुंह के छाले हो जाते हैं, या मान लीजिए मुंह से बैड स्मेल आ रही है, तो दोनों को ही ये कंट्रोल करता है। बोन हेल्थ, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन के होता है। ये तीनों चीजें ही जो हैं बोन्स को स्ट्रांग बनाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस को ये प्रिवेंट करती हैं। अब कुछ इसमें अभी भी इस पर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं कि हाई बीपी में तो ये बहुत फायदा करता है, लेकिन कम रक्तचाप या ब्लड शुगर वाले व्यक्ति या सर्दी से संबंधित जैसे अस्थमा या कफ है, तो इनके पहले ऐसा सजेशन दिया है कि थोड़ा सा देखकर ही यूज करना चाहिए, या किसी एक्सपर्ट से सजेशन लेके ही इसको यूज करना चाहिए। तो ये ओवरऑल एक धनिया के हमने अभी जो पढ़े हैं वो चिकित्सकीय थेरेपेटिक यूजेस पढ़े, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब इसमें एक चीज बहुत कॉमन है, धनिया वाटर, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये जो कोरिएंडर सीड वाटर होता है, ये जो सीड वाटर होता है ये दोनों तरह का बनता है। हरी धनिया से भी बनता है और सीड से भी बनता है, और ये दोनों तरह का जो वाटर होता है ये गट सेल के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है,
इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से ये जो वाटर है ये दोनों तरह से बना सकते हैं और इसमें लगभग आधा कप पानी में करीब 4 से 5 फ्रेश धनिया की लीफ की जो ऐसा पूरा स्टेम होता है वो डाल के हम बना सकते हैं, या फिर पानी में धनिया के सीड्स डाल के हम धनिया के पानी को बना सकते हैं। तो ये दोनों तरह से यूजफुल होता है और मोस्टली इसको एम्प्टी स्टमक ही कंज्यूम किया जाता है। अब ये धनिया वाटर के जो है ये भी आपको ये बताएंगे रचना जी, ये ड्राई धनिया का पाउडर कितना डालेगा? 4 से 5 तो फुल स्टेम लीव्स वाली, और ड्राई डालना है तो कितना? ड्राई इसमें थोड़ा सा बोला है कि क्वांटिटी एक्चुअली इसमें दी नहीं, लेकिन एक छोटी चम्मच सफिशिएंट होता है। 1 टीस्पून समझ लीजिए। टीस्पून, छोटी चम्मच, फ्लैट टीस्पून अच्छा। सफिशिएंट है। और इसमें और कुछ नहीं डालना होता, सिर्फ वो और पानी? नहीं, देखिए ये यहाँ हम सिर्फ धनिया पानी की बात कर रहे हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं ना, जैसे अच्छा सौंफ जीरा इसमें कंबाइन कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे, फिर वो अलग अलग किसको क्या आवश्यकता है वो कस्टमाइज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो ये जी डाइजेशन में हेल्प करता है, बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करता है, यूरिन की क्वांटिटी बढ़ाता है जिससे कि बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं और बॉडी में पानी की क्वांटिटी को भी मेंटेन करता है। इसके साथ ही ये लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जब ये लेते हैं तो ये लीवर को भी डिटॉक्स करता है और उसमें जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको हटा के और लीवर को क्लीन करने में हेल्प करता है। साथ ही धनिया पानी का ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम LDL कहते हैं उसके लेवल को कम करता है और ब्लड शुगर को मैनेज करता है, इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। तो इसके बाद इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये जहां कहीं भी बॉडी में सूजन है तो उन्हें कम करने में, और उसके दर्द को जो होता है, सूजन कम होती है तो फिर दर्द भी कम हो जाता है। साथ ही ये बोन को भी हेल्दी बनाता है। स्किन को ये क्लीन करता है और बहुत सारे जैसे एक्ने हैं, मान लीजिए किसी तरह के ब्लैक स्पॉट हैं, तो उन सब चीजों को ये दूर करता है। मुंह के छालों को ये हील अप करता है और फ्रेश ब्रीथ मतलब सांसों को ताजा करता है। तो इस तरह से ये हमने अभी तक धनिया के पूरे यूज पढ़े हुए हैं। अब हम आते हैं थेरापेटिक यूजेस ऑफ नमक। तो नमक भी बहुत सारी तरह का होता है। यहाँ पहले हम एक साधारण नमक के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मेन साधारण नमक होता है जिसे ज्यादातर कंज्यूम किया जाता है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl के नाम से जाना जाता है। और ये खाना को कुक करने में, उसमें एक फ्लेवर देने में, किसी भी फूड को प्रिजर्व करने में और इन सब का उपयोग किया जाता है। और ये कई तरह के नमक पाए जाते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब इसका जो इसमें जो इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो NaCl या सोडियम क्लोराइड होता है। इसमें लगभग 40% सोडियम और 60% क्लोराइड होता है। और ये क्रिस्टल मतलब एक क्रिस्टलाइन मिनरल्स के रूप में मिलता है जो ठोस होता है, और ये हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इसका उत्पादन कहाँ से होता है? या तो समुद्री जल से, या कई नमक वाली झीलें हैं उनसे होते हैं, या जो एक बहुत सारे महासागरों के पास जो भूमिगत रॉक जमा हो जाते हैं वहां पर पाया जाता है। तो इस तरह से ये चट्टानों से, पहाड़ों से, समुद्र के पानी से, या खारे पानी की झील है उनसे ये प्राप्त किया जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पाक कला में होता है, और जो भी फूड प्रिजर्वेशन, जैसे
हम इंडियंस के यहाँ अचार बनते हैं या कोई भी और चीज जिसे प्रिजर्व करना है तो उसको प्रिजर्व करने का ये एक बहुत अच्छा साधन होता है। और ये सभी जितनी भी शारीरिक कार्य होते हैं और जो भी सेलुलर हेमियोस्टेटिस मतलब कोशिका को सम स्थिति में बना के रखना, उसको संतुलित बना के रखना, उसमें ये हेल्प करता है। और इसमें जो मिनरल मिलते हैं वो सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं, साथ साथ इसमें कई बार आयोडीन के साथ भी नमक मिलता है, जिसमें पोटेशियम आयोडाइड भी डाला जाता है। तो ये आयोडीन की कमी से जो रोग होते हैं जैसे कि ग्लैटर वगैरह, तो उसमें ये उसको रोकने में ये हेल्पफुल होता है। अब ये बहुत सारे तरह के नमक हैं। पिंक सॉल्ट, टाटा सॉल्ट तो साधारण होता है, रॉक सॉल्ट होता है, ब्लैक सॉल्ट होता है, और ये पिंक सॉल्ट एक क्रिस्टल फॉर्म में है, एक पाउडर फॉर्म में है। तो ज्यादातर हमारे घरों में जो उपयोग होता है ब्लैक सॉल्ट और पिंक सॉल्ट जिसको हम सेंधा नमक कहते हैं, और एक साधारण नमक या समुद्री नमक। इसका नमक का एक और यूज क्या है कि बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों में इसका यूज होता है, और ऐसा माना जाता है कि नमक जो है वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। तो बहुत से आप देखेंगे घरों में नमक सॉल्ट लैम्प रहते हैं जो वो जला के रखते हैं कि उस जगह की नेगेटिविटी निकले। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा माना जाता है कि किसी को बुरी नजर लग गई है तो उसको हटाने में भी नमक का यूज किया जाता है। तो इस तरह से यदि हम देखें कि बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों और शुद्धिकरण करने में नमक का उपयोग होता है। तो ये जो नमक है, ये सेंधा नमक, काला नमक और हिमालयन पिंक नमक, सी सॉल्ट, कोचर सॉल्ट और आयोडाइज टेबल सॉल्ट, तो इस तरह के ये बहुत सारे नमक पाए जाते हैं, जिनमें से हम जो मुख्य रूप से यूज करते हैं वो सेंधा नमक, समुद्री नमक और काला नमक। अब सी सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट में यदि हम देखें तो ब्लैक सॉल्ट मोस्टली नॉन रिफाइंड मिलता है, और ये प्रिजर्वेटिव के साथ सी सॉल्ट रिफाइंड हमें मार्केट में मिल जाता है। ये इसका जो बहुत अधिक खाने में हम यूज नहीं करते हैं डाइट में, लेकिन जो सी सॉल्ट है इसका हम काफी सारी चीजों में यूज करते हैं, एक लिमिटेड यूज करते हैं। इसमें मिनरल्स कंटेंट बहुत हाई होते हैं, इसमें मीडियम होते हैं। तो इस तरह से ब्लैक सॉल्ट का यदि हम रॉक सॉल्ट का यदि हम, या जिसे हम ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं, नहीं सॉरी रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक आ रहा है यहाँ पर, तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मसल्स क्रैम्प को रोकता है, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसे रोकता है, साथ ही ये वेट लॉस में हेल्पफुल होता है। इसीलिए आजकल शायद सुना होगा कि सेंधा नमक को बहुत अधिक प्रिस्क्राइब किया जाता है कि सेंधा नमक अधिक खाना चाहिए। तो दीदी रॉक सॉल्ट ही सेंधा नमक है? रॉक सॉल्ट सेंधा नमक है। सी सॉल्ट जो हम NaCl खाते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, वो सी सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट भी सेंधा नमक है और रॉक सॉल्ट भी? रॉक सॉल्ट सेंधा नमक है। इसके बाद मुझे लगता है कि हम बाद में लेते हैं टाइप ऑफ इससे, क्योंकि काफी लंबा है ये अभी। आप लोग के कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे 100%। तो अभी हमने दो चीजों के थेरेपेटिक यूज पढ़े, जिसमें से अभी सॉल्ट का हमने पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, लेकिन धनिया का हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो संगीता जी, या कोई अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहे तो उसका भी स्वागत है, अगर कुछ बताना चाहे वो भी। जैसे धनिया में आपने बताया कि अस्थमा वाले और सर्दी और खांसी वाले किसी एक्सपर्ट से पूछ के लें, तो मतलब जिनको अस्थमा है और सर्दी खांसी वो धनिया का चटनी या धनिया का पानी ना लें।
पत्ती या देखिए, सूखा धनिया? ये चीज बार बार मैं बोलती हूँ कि हेल्दी पर्सन के लिए किसी भी चीज का कोई रोक टोक नहीं है, चाहे वो योग हो, चाहे डाइट हो, कुछ भी हो। लेकिन जहाँ भी हम थेरेपी में जाते हैं तो आपको बिना एक्सपर्ट के सलाह की थेरेपी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थेरेपी जाना मतलब आप एक चीज को रोज लेंगे पर्टिकुलर टाइम में, और चटनी मतलब आप शायद हफ्ते में एक दिन खाएंगे, है ना? तो दोनों में अंतर है। ठीक है, एकता जी। ओम हरम नमा दीदी। दीदी वीडियो ऑन कर ले। जी जी दीदी, ये पूछ रही हूँ कि जो हम धनिया का पानी बनाते हैं तो वो बॉईल करना चाहिए या ऐसे ही बना सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है, जैसे हरे धनिया का आप बना रहे हैं तो वो तो बॉईल नहीं करते हैं, है ना? लेकिन जब हम सीड्स को यूज कर रहे हैं तो चूंकि ये ठंडा करता है, तो जिसकी कफ प्रवृत्ति वाले जिसका शरीर है उसको सर्दियों में बॉईल करके ही लेना चाहिए। लेकिन अगर पित्त या वात प्रवृत्ति का है तो वो ठंडा भी ले सकते हैं, और गर्मियों में हम उसको बिना बॉईल किए भी ले सकते हैं। देखिए दीदी, एक चीज और पूछनी थी, जैसे अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है स्किन पर, तो वो भी जैसे आपने बताया था इसमें है, तो हम धनिया का पानी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप धनिया पानी दे सकते हैं। इवन इसमें ये भी बताया कि आप धनिया पाउडर को ऊपर से, जैसे ऑयलमेंट हम लगाते हैं ना, उस तरह से आप उसको और स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो उसको बॉईल करके ना देकर ऐसा भी सोक करके और फिर उसको पिला सकते हैं? हाँ, डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी की तासीर कैसी है ना, उस हिसाब से आप फिर उसे दे सकते ठीक है, थैंक यू श्वेता जी। दीदी। ओम मैडम नमः। हो मैडम नामा। श्वेता जी। ओम हरम नमा दीदी। ओम दीदी। ओम आप मैडम। अभी हाँ दीदी, एक्चुअली मेरी डॉटर कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ पूछिए। दीदी, आप अभी बता रहे थे कि रॉक सॉल्ट ज्यादा अच्छा होता है आयोडाइज सॉल्ट से, तो फिर आयोडीन की रिक्वायरमेंट्स कहाँ से पूरी होगी? क्योंकि ऐसे तो ज्यादा डाइट में होता नहीं है इंडियन लोगों की आयोडीन। नहीं, बहुत सारी चीज में होते हैं। मोस्टली जो पर्पल कलर के वेजिटेबल्स होते हैं उनमें सब में आयोडीन होता है। पर्पल और कौन सी दीदी? आयोडीन हमको इतना बैगनी कलर के जो वेजिटेबल्स होते हैं सभी में लगभग आयोडीन होता है। और आयोडीन की क्वांटिटी हमारी बॉडी को इतनी कम चाहिए रहती है ना कि वो उससे सफिशिएंट हो जाता है। प्लस यदि मान लीजिए किसी को थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए तो वो हार्मफुल है, क्योंकि उसको तो आयोडीन नहीं लेना है। तो कॉमन रूल हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं कि यही नमक खाना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। यदि आपको लगता है कि डेफिशिएंसी हो रही है, थायराइड तो आयोडीन की कमी से ही होता है ना? थायराइड दोनों तरह के होते हैं, हाइपो भी होता है, हाइपर भी होता है ना? ओके दीदी। कमी से भी होता है, अधिकता से भी होता है। ठीक है, तो ये ओके दीदी, डिपेंड थैंक करता है यू। कि आपकी रिक्वायरमेंट दीदी भी पर्पल वेजिटेबल में तो बस ब्रिंजल मतलब बैगन आता है और या चुकंदर, लीफी वेजिटेबल भी आते हैं ना पर्पल कलर की। अब ये आपको तलाशना पड़ेगा। मराठी में माठ बोलते हैं। जामुन में मैक्सिमम आयोडीन होता है। जामुन है, मोनिश में वही जामुन जामुन हमेशा तलाशना पड़ेगा तो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है ना? बोलते ना, जहाँ चाह वहाँ राह। जब हमने सोच लिया तो फिर हमें ऑप्शंस मिल ही जाएंगे। ओम हरम नमा दीदी। ओम हरम नमा। दीदी ये पूछ रही थी, जैसे धनिया की तासीर कैसी, ठंडी होती है ना? वैसे ठंडा माना जाता है धनिया। ठंडे में होता है, तो जैसे हमें सर्दियों में अब इसका पानी वगैरह आता उबाल तो के ले सर्दियों में, सकते हैं, उबाल के सर्दियों, जैसे चाय लेते ना अपन, हाँ हाँ, गर्म तो पानी सिप सिप करके वैसे ले सकते हैं। वही, वो तो बीज वाला हुआ। और अगर धनिया की पत्ती का पानी बनाना है तो वो वैसे ही मिक्सी में पीस के और पानी मिला के हाँ, ले लो। उसको चटनी फॉर्म में ले लें पानी की जगह। चटनी में तो मसाले मिल जाते हैं ना फिर बहुत सारे। हाँ, तो वो तो कॉम्बिनेशन अच्छा ही होता है ना। देखिए दीदी हमारा सूप जो बना लो, कोरिएंडर सूप। भारतीय जो होता ना खाना,
वो बहुत वेल मेंटेन टाइप का है कि वो एक तरह से उसमें जो भी चीजें बनती है वो आप देखिए थोड़ा ना बैलेंस करके ही बनती है सारी चीजें। तो वो बैलेंस डाइट अपने आप, उसके जो व्यंजन है या उसकी जो डिशेज हैं वो इस तरह से हैं कि उनमें बैलेंस ही हो जाता है सारी चीजें, कि अगर एक डल रहा तो उसको बैलेंस करने वाली दूसरी भी डल रही है। जैसे आप बैगन या भिंडी बनाते तो उसमें थोड़ी सी मेथी डाल देते हैं कि उसका जो वात वाला गुण है वो थोड़ा कम हो जाए, बढ़ाने वाला, या हींग डाल देते हैं। तो जो इंडियन कुकिंग है वो लगभग उसमें मसालों का कॉम्बिनेशन ही ऐसा रहता है कि वो अपने आप में उसको बैलेंस बना देती है। दीदी यहाँ महाराष्ट्र में जैसे थाली चलती है ना, तो उसमें मतलब तिल और अलसी, मूंगफली और नारियल, ये 4 चीजों का तो प्रयोग होता है। सब्जियों के साथ साथ ना ये सार बनाते हैं, तो करी पत्ता और मतलब सब मसालों का ब्यूटीफुली मतलब ये करते हैं। तो इनके बिल्कुल खाने में जैसे वरण भात, तो दाल चावल रोटी ज्वार की या मतलब नॉर्मल गेहूं की रोटी, फिर घी, और इसके अलावा चटनियाँ, सूखी गीली, टमाटर का एक रसम टाइप का साग, तो बहुत बैलेंस में और एक मीठा, हाँ, मतलब आप इनका घर का देखिए रहता हर है। जगह की डिश देखिए तो वहाँ के कल्चर, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वो बिल्कुल फिट होगी। ट्रेडिशनल आप कहीं का भी देखिए, आपको ये गड़बड़ी कब होती है कि जब हम बिल्कुल नहीं, हम तो ड्रैगन फ्रूट ही खाएंगे, हम तो कीवी ही खाएंगे, तब गड़बड़ी होती। आप जितना नेचुरल वे में रहें कि आपके आसपास जो हो रहा है लोकल हो, जो और सीजनल जो भी चीज हो रहा है आप उसको लीजिए, बस सही समय पे लीजिए, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगी। सेकंड ये है कि बॉडी की सुने जरूर। हम क्या करते हैं, टेस्ट के को प्रायोरिटी दे देते हैं और बॉडी की जो आवाज है ना उसको सुनना बंद कर देते हैं। तो जब हम उसको कई बार अवॉइड करते हैं ना तो धीरे धीरे बॉडी बोलना भी बंद कर देती है। अदरवाइज बॉडी अंदर से बताती कि कब उसको थोड़ा सा सॉल्टी बेस चाहिए, कब उसको थोड़ी सी शुगर चाहिए, वो अंदर से अपनी रिक्वायरमेंट को आपको खुद बताती है। तो कोशिश करें कि बॉडी के अकॉर्डिंग दीदी चलें। वैसे क्रेविंग होती तो फिर शुगर लेना चाहिए क्या, जैसे बॉडी को होती है शुगर की यदि क्रेविंग? आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, आपको डायबिटीज नहीं है तो आप ले सकते हैं। बहुत सारे फॉर्म में आप जैसे खजूर ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए। शुगर का मतलब सिर्फ शक्कर नहीं है यहाँ पर। सुनीता दी, डॉक्टर पल्लवी की क्लास में पूछना है क्वेश्चन आप? नहीं, अभी जैसे अभी घर में कई लोग आपको बोलते क्लास से हैं बाहर कर देंगी, क्लास से बाहर कर देंगी। नहीं, क्योंकि नहीं, मेरे को शुगर एक को ने लोग पूछा था इसी से शुगर की जोड़ते हैं ना, क्रेविंग। कि जो व्हाइट शुगर हमारे किचन में पाई जाती है लोग उससे जोड़ लेते हैं एक्चुअली। लेकिन हाँ। यहाँ शुगर का मतलब वो शुगर नहीं है, ग्लूकोज से मतलब है। तो और आप दीदी इसको लोग बाग लेते वही शुगर है, व्हाइट शुगर ही लेते हैं। जैसे एक को हो रही थी क्रेविंग तो वो व्हाइट शुगर ही ले लेते हैं, इसलिए मैंने पूछा कि क्या नहीं, उनको आप सजेस्ट गुड़ करें। ले लीजिए, थोड़ा सा खजूर ले लीजिए, बिन खजूर जो होते हैं वो ले लीजिए। तो ऐसे ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं। किशमिश ले लीजिए आप। तो बहुत सारे ऑप्शन मैं है जिससे आप अपनी क्रेविंग को खत्म कर सकते दीदी, हैं। ये जो आपने किशमिश वाला बोला ना, तो शुगर क्रेविंग में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं किशमिश ही लेती हूँ, और नहीं है तो फिर मुनक्का लेती हूँ। तो संगीता दीदी आप भी ना किशमिश लेना शुरू कर दो, इतनी मीठी है कि शक्कर की मुझे जरूरत ही नहीं, नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं हो रही है। तो ये दीदी ऑप्शंस ढूंढने से मिलेंगे। खाने की जगह हम लोग योगा के बारे में कभी सोचे? इतने घंटे करते हैं